देखो न भाभी, अब तो सब तुम्हारे सामने है। यही थे न तुम्हारे श्रवण कुमार से बेटे, जिनको सब कुछ सौंप देने की जिद थी तुम्हारी, और इसी जिद के सामने बड़े भैया भी झुकने को तैयार भी हो गए थे। कितना बोझ था उस समय उनके दिल पर। भाभी तुम तो सदा से ही भोले मन की थी, लेकिन बड़े भैया सब समझ रहे थे पहले से ही। सत्यवती सब सुन रही थी, साथ ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहे जा रही थी। कितना कठिन समय देखा था उन दोनों ने जब अपना पुश्तैनी मकान बेचकर दोनों बेटों को आगे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के लिए पैसों का इंतजाम किया था। सुमित और शोभित दोनों जुड़वा थे, एक जैसी शक्ल सूरत और एक जैसे मेधावी, हमेशा अच्छे अंक अर्जित करने के साथ माँ, पापा और गुरुजन के भी आंखों के तारे थे दोनों भाई। पिता सरकारी नौकरी में थे, किसी प्रकार गुजारा कर रहे थे। बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतें दिनों दिन महंगी होती जा रही थी। बस मकान जरूरत पुश्तैनी था, इसलिए उसमें दिन ठीक कट रहे थे। न किराए का बोझ, न हर दूसरे दिन सामान बांधकर कहीं नया आशियाना ढूंढने की चिंता। माँ सत्यवती और पिता श्याम सुंदर सरल जीवन जीने के आदी थे ही। जब दोनों बच्चों ने एक साथ विदेश में जाकर इंजीनियरिंग करने की इच्छा जाहिर की तो माता पिता दोनों सोच में डूब गए। कोशिश भी की समझाने की कि भारत में भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों ने जिद पकड़ ली। माता पिता से वादा किया कि वो शिक्षित होकर आएंगे यहीं और फिर उनके सारे सपने पूरे करेंगे। माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। किसी तरह पुश्तैनी मकान बेचकर पैसों का इंतजाम किया और भेज दिया अपने लाडलों को विदेश। बच्चे पढ़ने में तो अच्छे थे ही, तो वहां भी अच्छा प्रदर्शन रहा उनको और वहीं अच्छी कंपनियों में दोनों को नौकरी भी मिल गई। माता पिता अपने आंसू पीकर रह गए। किराए के मकान में जैसे तैसे समय बीत रहा था, और अब समय आ गया श्याम सुंदर जी के सेवानिवृत्त होने का। बेटों को भी बुलाया उन्होंने। वे चाहते थे कि अब बेटे अपनी जिम्मेवारी समझें और माता पिता की सुध भी लें। उन्होंने कई बार फोन पर बात भी की, लेकिन बेटों की बातों में अब एक बेरुखी सी थी। हाँ आने का कार्यक्रम दोनों का था। पिता को बेटों का बदलाव साफ नजर आ गया था। माँ ने भी बेटों से कई बार बात की थी और हर बार बेटों ने इच्छा जाहिर की थी कि वे माता पिता को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। भोली माँ मीठे सपने देखने लगी थी। बेटे आए भी, लेकिन बस 2 दिन के लिए। एक दिन तो सेवानिवृत्ति की औपचारिकता में ही बीत गया। छोटी सी पार्टी भी रखी गई थी, ज्यादा खर्च की गुंजाइश भी तो नहीं थी ना, और बेटे तो मेहमान बनकर आए थे। दूसरे दिन सुबह ही दोनों बेटों ने पिता के सामने इच्छा जाहिर की कि वो उन दोनों को अपने साथ विदेश ही ले जाना चाहते हैं। वे दोनों को बारी बारी से अपने साथ रखेंगे, बस पिताजी अपनी रिटायरमेंट पर मिला पैसा उन्हें दे दे, जिससे वो जल्दी ही उन दोनों के वहां जाने के कागजात तैयार करवा लें और 2-3 महीने बाद वे उन्हें अपने साथ लेवा ले जाएंगे। श्याम सुंदर जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। अब बेटे माँ के पास पहुंचे। भोली माँ क्या समझ पाती, पति से ही नाराज हुई। लेकिन इस बार उनकी नाराजगी का भी श्याम सुंदर जी पर कोई असर न हुआ। बेटे जलते भुनते वापस चले गए। उसके बाद न कोई फोन, न कोई और संपर्क। माँ रोती रही कि क्या हो जाता जो बच्चों के साथ चले जाते। माँ को पिता का यह व्यवहार सिर्फ बूढ़े की सनक ही लगता। इधर पिता ने सेवानिवृत्ति से मिले पैसों से एक छोटा सा घर बनाया जिसमें वो दोनों रह सके, तथा एक प्राइवेट कंपनी में अपने अनुभव के आधार पर एक नौकरी ज्वाइन कर ली, जिससे घर खर्च चलने लगा। सत्यवती कितनी ही बार पति से कहती कि वे बेटों से बात करें और अपनी ये बुढ़ापे की सनक छोड़े, लेकिन उन पर कोई असर नहीं था। समय गुजर रहा था कि एक दिन अचानक कि श्याम सुंदर जी को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने ये नश्वर शरीर त्याग दिया। बेटों को भी खबर दी गई और वो लोग दिखावे के लिए आए भी, लेकिन सिर्फ मेहमान की तरह। श्यामलाल जी के परम मित्र सांवर जी ने ही सभी प्रबंध किए। अंतिम संस्कार से 12वें दिन तक सभी सांवर जी ने जैसा कि उनके अनुसार श्याम सुंदर जी की इच्छा थी वैसे ही सब किया। कोई भी लोक दिखावे का रीति रिवाज नहीं किया गया। 12वें दिन एक संक्षिप्त सी पूजा के बाद माँ और दोनों बेटों की उपस्थिति में सांवर जी ने अपने एक अन्य वकील मित्र को बुलाकर उन्हें श्याम सुंदर जी की वसीयत सुनाई, जो अपनी पत्नी के नाम एक पत्र के रूप में थी। उसमें लिखा था कि सेवानिवृत्ति के समय ही वे अपने दोनों बेटों की मंशा जान गए थे कि वे यहाँ सिर्फ पैसे बटोरने आए थे और फिर उनसे साथ रखने की उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। उनकी वसीयत के मुताबिक उनके बेटों का न उस घर पर कोई हक है, न ही उनके जीवन बीमा के मिले पैसों पर।
पैसे से माँ अपना जीवन यापन करेगी और घर जीते जी उनका है, और जब वो न रहेंगी तो उनके मित्र को अधिकार है कि यह प्रबंध करे कि उनके बाद यह घर किसी उन्हीं के नालायक बेटों जैसे बेटों के माता पिता को ही रहने को दिया जाए। पत्र के अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी थी कि उन्होंने कभी उन्हें अपने बेटों के बदले व्यवहार के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि कहीं उसे डेख न हो। ये उनकी सनक नहीं थी, उन्होंने तो बस बदलते समय की आहट को समय से पहचान लिया था। माँ को अब अपने बूढ़े की सनक के पीछे का कारण समझ आ गया था और उनकी आंखों से झरते आंसू मानो पति को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे।